हेलो बउआ, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग इस वीडियो में लेक्चर नंबर ये विद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 21 स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 20 तक पहले हो चुका है, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक है हम लोग का सेल या बैटरी। ठीक है, सेल का प्रकार हम लोग को इसमें पढ़ना है, सेल के प्रकार के बारे में। तो मुख्यतः जो होता है, यहां पर हम लोग सेल के दो प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे और सेल और बैटरी दोनों को कॉमनली हम लोग वर्ड से यहां पर डिनोट करेंगे। ठीक है ना। ऐसे तो सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है, लेकिन बैटरी को भी कभी कभी हम लोग सेल बोल करके संबोधित करते हैं। तो प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले प्राइमरी सेल से। प्राइमरी सेल होता क्या है, प्राथमिक सेल को ही इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। ये क्या होता है बुआ? तो वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद, वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः दोबारा उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग कर लेते हैं तो पुनः उस सेल को चार्जिंग करके दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, वैसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। और इस सेल को यूज एंड थ्रो सेल कहा जाता है। इस सेल को यूज एंड थ्रो सेल कहा जाता है, यूज एंड थ्रो बैटरी कहा जाता है। ठीक है, सेल और बैटरी दोनों हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों आप बोल सकते हैं। कहीं पर प्राथमिक सेल लिखा रहेगा, कहीं पर प्राथमिक बैटरी लिखा रहेगा, तो वो माइंड में नहीं लेना है कि भाई सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ठीक है, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बोलचाल के दौरान सेल और बैटरी दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, यहां पर जो है सेल और बैटरी दोनों का मीनिंग हम लोग एक ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि किसी दूसरे बुक में देखिएगा तो वहां पर प्राथमिक बैटरी लिखा रहेगा, कहीं दूसरे में देखिएगा तो प्राथमिक सेल लिखा रहेगा, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोग। उसके बाद प्राथमिक सेल, जैसे आप ये जो वॉच पहनते हो, इस वॉच में जो बैटरी यूज होता है वो भी प्राथमिक सेल है। जो दीवार घड़ी होती है, जो क्लॉक होती है, उसमें भी जो आप एवरेडी, निपो, इन सब का जो बैटरी यूज करते हो वो भी क्या है, प्राथमिक सेल है, प्राथमिक बैटरी है। रेडियो का जो बैटरी होता है वो भी प्राथमिक बैटरी है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, इन सब का जो बैटरी होता है वो सब क्या होता है, प्राथमिक बैटरी होता है। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है, डिफाइन करते हैं हम लोग इसे। लिखिए बउआ, सबसे पहले वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग में लाने के पश्चात पुनः दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अर्थात उसकी सेल अभिक्रिया एक बार समाप्त होने के बाद, उसकी सेल अभिक्रिया एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उसे विद्युत धारा प्रवाहित करके, विद्युत धारा द्वारा
आवेशित, आवेशित का मतलब क्या हुआ? आवेशित का मतलब क्या जी? तो चार्जिंग। आवेशित चार्जिंग नहीं किया जा सकता है, चार्जिंग नहीं किया जा सकता है, चार्जिंग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। इसे हम लोग यूज एंड थ्रो बैटरी भी कहते हैं। इसे यूज एंड थ्रो, इसे यूज एंड थ्रो बैटरी, यूज एंड थ्रो बैटरी भी कहा जाता है। इसे यूज एंड थ्रो बैटरी भी कहा जाता है। यानी क्यों कहा जाता है यूज एंड थ्रो बैटरी? तो एक बार उपयोग में लाने के बाद यह क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग यूज एंड थ्रो बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग में लाने के पश्चात पुनः दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अर्थात उसकी सेल अभिक्रिया एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उसे विद्युत धारा, पुनः उसे विद्युत धारा द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। इसे यूज एंड थ्रो बैटरी भी कहा जाता है। जैसे आपका शुष्क सेल हो गया। शुष्क सेल का मतलब जो एवरेडी निपो का जो बैटरी होता है वो सब क्या है? शुष्क सेल है। ठीक है, शुष्क सेल हो गया, मर्क्यूरिक सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, मर्क्यूरिक सेल हो गया, ये सब जो है आपका प्राथमिक सेल कहलाता है। एग्जाम्पल, शुष्क सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल, मर्क्यूरिक सेल, शुष्क सेल, मर्क्यूरिक सेल, ये सब क्या है? तो प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल। ठीक है, मर्क्यूरिक सेल क्या हो गया? तो जैसे अगर किसी को कम सुनाई देता है, किसी को बउआ कम सुनाई देता है, तो जो सुनने वाला यंत्र होता है जिसे श्रवण यंत्र कहते हैं, देखे ना लगाए रहते हैं लोग कान में, तो जो सुनने वाला यंत्र होता है उसमें जो बैटरी यूज किया जाता है ना, वो मर्क्यूरिक सेल है। ठीक है, या उसके बाद हम लोग जो माइक से पढ़ाते हैं, माइक से पढ़ाते हैं, तो उसमें जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, अब तो यहाँ पर तो नहीं है, क्लासरूम में है वो, तो जो यूज करते हैं वो सब क्या होता है? वो सब मर्क्यूरिक सेल है। ठीक है, जो बटन बैटरी होता है, जो बटन बैटरी होता है, वो बटन बैटरी भी, बटन की तरह बैटरी आप लोग देखे हैं ना, तो वो बटन बैटरी भी क्या है? वो बटन बैटरी भी आपका मर्क्यूरिक सेल है, मर्क्यूरिक सेल। ठीक है ना, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल क्या होता है? ठीक है, ड्राई सेल क्या होता है? तो शुष्क सेल क्या है बउआ? देखिए, यही एक ऐसा सेल है जो सबसे अधिक जाना पहचाना कॉमर्शियल सेल है। सबसे अधिक जाना पहचाना कॉमर्शियल सेल है, व्यवसायिक सेल। व्यवसायिक सेल में सबसे अधिक जाना पहचाना यही है। ठीक है ना, एवरेडी का बैटरी, निपो का बैटरी, ये सब शुष्क सेल है और ये आप सभी जानते हैं। देखिए, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ। शुष्क कहने का मतलब क्या है? सूखा हुआ। ठीक है, बाहर से देखने में तो यह सूखा हुआ सेल होता है, लेकिन बउआ यहां पर शुष्क शब्द जो है यह एक मिथ्या है, यह झूठ है। अगर यह वास्तव में शुष्क होता, यह सेल यदि वास्तव में शुष्क होता, तो यह सेल, इसके अंदर की सेल अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती, और जब सेल अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी तो यह कार्य नहीं करेगा, तब यह कार्य नहीं करेगा। तो शुष्क सेल वास्तव में शुष्क नहीं होता है। ठीक है, और यह सेल जो है, शुष्क सेल, जीसी लैक्लांसे द्वारा आविष्कृत
लेक्लांसे सेल, जो कि जीसी लेक्लांसे महोदय ने सन 1868 ईस्वी में, जीसी लेक्लांसे महोदय ने सन 1868 ईस्वी में एक लेक्लांसे सेल को आविष्कृत किया था। उसी लेक्लांसे सेल पर यह सेल जो है आधारित है, उसी लेक्लांसे सेल की कार्यविधि पर यह सेल का भी कार्यविधि है, वर्किंग फंक्शन है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुष्क सेल को देखते हैं। शुष्क सेल होता क्या है, शुष्क सेल क्या होता है होगा तो लिखेंगे हम लोग शुष्क सेल में कि यह सन 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में जीसी लेक्लांसे द्वारा प्रदत्त की गई लेक्लांसे सेल यह सन 1868 ईस्वी में जीसी लेक्लांसे द्वारा प्रदत्त की गई लेक्लांसे सेल पर आधारित है जो पूर्णतया शुष्क नहीं होती है, जो पूर्णतया शुष्क नहीं होते हैं। यहां शुष्क एक मिथ्या है, यहां शुष्क एक मिथ्या होती है, यहां शुष्क एक मिथ्या है, यहां शुष्क एक मिथ्या है होगा। अब आ जाइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखने वाले हैं इसकी संरचना के बारे में कि शुष्क सेल की संरचना कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं संरचना के बारे में। शुष्क सेल जिंक की एक बेलनाकार पात्र की बनी होती है। शुष्क सेल जिंक के एक बेलनाकार पात्र की बनी होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। शुष्क सेल जिंक की एक बेलनाकार पात्र की बनी होती है। जिंक की एक बेलनाकार पात्र की बनी होती है। शुष्क सेल जिंक की एक बेलनाकार पात्र की बनी होती है जिसमें अमोनियम क्लोराइड के गाढ़े मिश्रण के साथ जिंक क्लोराइड की कुछ मात्रा मिश्रित होती है। जिंक क्लोराइड की कुछ मात्रा मिश्रित होती है। इसमें यह मिश्रण भरा होता है।
यह मिश्रण भरा होता है, भरा होता है। सेल के मध्य में, सेल के मध्य में, ये बउआ सेल के मध्य में जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेल के मध्य में, कहां पर? सेल के मध्य में कार्बन की एक रॉड होती है, कार्बन की एक छड़ होती है। सेल के मध्य में कार्बन की एक छड़ होती है, कार्बन की, किसकी छड़? कार्बन। कहीं कहीं यह जो है कार्बन ग्रेफाइट भी लिखा रहेगा, तो आप ब्रैकेट में ग्रेफाइट भी लिख लो। कार्बन ग्रेफाइट की छड़ होती है, छड़ होती है जो किसका कार्य करती है? जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करता है, करती है, कर लीजिए, ठीक है। जो कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। जेडेन, जेडेन, जेडेन का जो पात्र होता है, यह एनोड का कार्य करता है। जेडेन पात्र, जेडेन पात्र एनोड का कार्य करता है। जेडेन पात्र एनोड का कार्य करता है, जेडेन पात्र एनोड का कार्य करता है, ठीक है। ये जो कार्बन छड़ होती है, कार्बन छड़ के चारों तरफ, कार्बन छड़ के चारों तरफ, यानी कैथोड के चारों तरफ, कैथोड के चारों तरफ, कैथोड के चारों तरफ मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड तथा कार्बन चूर्ण, मैंगनीज ऑक्साइड तथा कार्बन चूर्ण का पेस्ट, कार्बन छड़ के चारों तरफ मैंगनीज ऑक्साइड तथा कार्बन चूर्ण का पेस्ट उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, का पेस्ट उपस्थित होता है, ठीक है। तो आ जाइए फिर से एक बार जो है इस संरचना को समझ लीजिए, संरचना को समझ लीजिए बउआ। शुष्क सेल जेडेन की एक बेलनाकार पात्र की बनी होती है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड के गाढ़े मिश्रण के साथ जिंक क्लोराइड की कुछ मात्रा मिश्रित होती है। इसमें यह मिश्रण भरा होता है। सेल के मध्य में कार्बन, जिसे आप ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, यह कार्बन जो है, कार्बन रॉड जो होता है, किसका रॉड होता है? ग्रेफाइट का रॉड होता है। सेल के मध्य में ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है, और जिंक पात्र जो होता है वह एनोड का कार्य करता है। कार्बन छड़ के चारों तरफ मैंगनीज ऑक्साइड तथा कार्बन चूर्ण का पेस्ट भरा होता है, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर सेल अभिक्रिया कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे बउआ कि इसके अंदर सेल अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बउआ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेल अभिक्रिया के बारे में। शुष्क सेल की सेल अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं, शुष्क सेल की सेल अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो आ जाइए बउआ, सेल अभिक्रिया के बारे में चर्चा कर लिया सर। शुष्क सेल की सेल अभिक्रिया,
ठीक है। शुष्क सेल की सेल अभिक्रिया के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए, जब सेल कार्य करता है, कुछ लाइन हम लोग लिख ले पहले। जब सेल कार्य करता है तो Zn2 प्लस आयन जिंक आयन देने के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ठीक है। जब सेल कार्य करता है तो Zn2 प्लस आयन देने के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होकर गुजरते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होकर गुजरते हैं तथा कैथोड द्वारा लिए जाते हैं जहां अमोनियम आयन, जहां NH4 प्लस आयन मुक्त किए जाते हैं। NH4 प्लस आयन मुक्त किए जाते हैं। ठीक है। तो जब सेल कार्य करता है तो Zn2 प्लस आयन देने के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होकर गुजरते हैं तथा कैथोड द्वारा लिए जाते हैं। जहां पर कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर NH4 प्लस आयन मुक्त होता है। एनोड पर क्या होता है, तो एनोड चूंकि जिंक की बेलनाकार बर्तन होती है तो एनोड पर Zn2 प्लस में जो है बदलता है और कैथोड पर जो है NH4 प्लस आयन मुक्त होता है। एनोड पर यह Zn2 प्लस में और कैथोड पर NH4 प्लस आयन मुक्त हो जाता है। ठीक है। देखिए, इस सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है बउआ, वो काफी जटिल होती है। फिर भी इलेक्ट्रोड पर होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को निम्न जो हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं उस प्रकार से लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इस सेल में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाले इस सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, इस सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं जटिल होती हैं, इस सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं जटिल होती हैं। फिर भी इन्हें निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है।
तो आइए अब हम लोग शेल अभिक्रिया को देखते हैं। आइए बउआ अब हम लोग शेल अभिक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले एनोड पर एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण है क्या बउआ? तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण होती है। ऑक्सीकरण है क्या? तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। तो देखिए Zn जो है वह Zn2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। Zn जो है वो Zn2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। अब आ जाइए बउआ, अब क्या होगा? इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कौन? कैथोड पर। देखिए कैथोड पर क्या होता है? तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है कौन? NH4+। ठीक है, तो NH4+ और यह चूंकि आयन है तो यह आयन है तो कैसा होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। MnO2 या किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl और उसके साथ जो है अब MnO2 हो गया या सॉलिड फॉर्म में, +2 इलेक्ट्रॉन। यह आपका जो है बनाता है रिएक्शन के बाद Mn2O3। ठीक है, NH3 एक्वस फॉर्म में, या 2 जो है बैलेंस के लिए लगाए हुए हैं, प्लस क्या जी? H2O या किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। तो यह एनोड पर हो गया, यह कैथोड पर हो गया। यह अभिक्रिया जो है कैसी अभिक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण है, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह अपचयन अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त हुआ है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उतना ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ग्रहण हुआ है। ठीक है, अब जो है अब शेल अभिक्रिया आपको लिखना होगा। शेल अभिक्रिया आपको लिखना होगा बउआ। शेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। शेल अभिक्रिया ही क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। यही रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो जोड़ दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड। देखिए यह एरो के जो है, एरो के साइन के राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और यह एरो के साइन में लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर बचेगा Zn प्लस 2NH4 प्लस एक्वस प्लस 2MnO2 किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में बचेगा Zn2 प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया, ओवरऑल रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ये आपका ओवरऑल रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो देखिए एनोड पर क्या होगा जी? तो यहां पर लिखा हुआ है कि जब सेल कार्य करता है तो Zn जो है वह क्या बनाता है? Zn2+ आयन देता है। Zn2+ आयन देगा। तो इसके लिए इस प्रक्रिया के दौरान क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो आ जाइए, तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके Zn2+ दिया। Zn 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके क्या दिया? Zn2+ दिया। अब जो है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होकर कहां जाता है? कैथोड पर जाता है। ठीक है,
कैथोड पर जो है यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, और ग्रहण करने के बाद जो है क्या NH4+ आयन मुक्त होता है। ग्रहण करने के बाद कौन सा आयन मुक्त होता है? NH4+ आयन। यह NH4+ आयन कहां से आया? तो अमोनियम क्लोराइड से आया, NH4Cl से आया। ठीक है, यह जो है आयन में टूट जाता है, NH4+ और Cl-, तो यह अमोनियम आयन हो गया। तो यह अमोनियम आयन जो है अब क्या करेगा? तो यह अमोनियम आयन इसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो है कैथोड के पर ग्रहण करेगा। ठीक है, यह ग्रहण किया हुआ। और हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि जो कार्बन रॉड होता है कैथोड पर, कौन सा रॉड होता है? कैथोड के रूप में किस रॉड का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो कार्बन रॉड यानी ग्रेफाइट रॉड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड का वहां पर प्रयोग करते हैं। और हम लोग संरचना में पढ़े हैं कि ग्रेफाइट के चारों तरफ शुष्क सेल में मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 तथा कार्बन का चूर्ण उपस्थित होता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड जो जिंक पात्र में अमोनियम क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की कुछ मात्रा जो होती है, तो वहां पर अमोनियम क्लोराइड से आपको आयन मिल गया, अमोनियम आयन। और कैथोड पर चूंकि यह अभिक्रिया हो रही है, तो वहां पर जो है आपको क्या मिलेगा? पेस्ट के रूप में मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलेगा, MnO2। तो यह तो जो है यह तो आपका जो है न्यूट्रल रहेगा यहाँ पर, चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? अमोनियम आयन। ठीक है, तो मैंगनीज जो है वेरिएबल ऑक्सीकरण अवस्था वाला होता है, तो MnO2 यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम आयन जो है वह किस में बदल जाएगा? अमोनिया में बदल जाएगा। अमोनियम आयन किस में बदल जाएगा? अमोनिया में बदल जाएगा। और क्या बनेगा बउआ? तो यहाँ पर जल जो है वो मुक्त होता है। अब जो है इस दोनों अभिक्रिया को हम लोग जोड़ देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट साइड में है और 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। Zn इधर जो है आपका लेफ्ट साइड में क्या बचा? Zn, तो Zn लिख दिए। और क्या बचा बउआ? तो कैथोड पर बचा NH4+, MnO2 लिख दिया गया। राइट साइड में क्या बचा जी? तो राइट साइड में बचा आपका यहाँ पर एनोड पर बचा Zn2+ हो गया, Mn2O3 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया। ठीक है, तो यह लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया। ठीक है, रियल में यह जो सेल रिएक्शन होता है ड्राई सेल का, यह काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। फिर भी इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है। ठीक है, तो आप रिएक्शन को जो है माइंड में रखिएगा। शुष्क सेल के बाद अब हम लोग को देखना है मर्क्यूरी सेल। शुष्क सेल के बाद हम लोग को देखना है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल हुआ। मर्क्यूरी सेल, ठीक है। आइए देखिए मर्क्यूरी सेल। तो आजकल यह जो है छोटे छोटे उपकरणों में जैसे श्रवण यंत्र हो गया, जैसे कम सुनाई देता है तो कम सुनाई देने वाले में जो यंत्र हम लोग उपयोग करते हैं श्रवण यंत्र, उसमें घड़ी में जो हम लोग घड़ी पहनते हैं वॉच, इसमें कैमरा में यह जो है ज्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी सेल जो है इसमें भी जिंक का पात्र होता है और उसके बीच में जो है कार्बन की रड लगी होती है। जिंक का पात्र दोनों में कॉमन क्या है? शुष्क सेल और मर्क्यूरी सेल में कॉमन क्या है?
दोनों में कॉमन यही है, दोनों में उभयनिष्ठ आप लोग को यही माइंड में सेट रखना है कि उसमें भी जिंक का पात्र एनोड का काम करता है और इसमें भी जिंक का पात्र जो है वो एनोड का काम करता है। उसमें भी कार्बन की रड होती है जो कैथोड का काम करती है, इसमें भी कार्बन की रड होती है जो कैथोड का काम करती है। ठीक है, तो आइए देखिए लिखा जाए, वैसा प्राथमिक सेल, वैसा प्राथमिक सेल जो छोटे छोटे उपकरणों, जो छोटे छोटे उपकरणों जैसे 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 श्रवण यंत्र, श्रवण यंत्र का मतलब हो गया जब कम सुनाई देता है, तो कुछ लोग को देखे होंगे कि कान में जो है कुछ लगाए रहते हैं, वही श्रवण यंत्र होता है। उसमें मर्क्यूरी सेल ही प्रयोग किया जाता है, बटन सेल भी इसे कहा जाता है, मर्क्यूरी सेल बटन सेल भी कहते हैं। श्रवण यंत्र घड़ियों, कैमरे ईटीसी में अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं, अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं मर्क्यूरी सेल कहलाते हैं, मर्क्यूरी सेल कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जेडेन पात्र में कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है। इसमें जेडेन पात्र में कार्बन की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है। जेडेन पात्र एनोड का कार्य करता है, जेडेन पात्र एनोड का कार्य करता है। जेडेन पात्र किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है, शुष्क सेल की तरह। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम KOH तथा नम HGO, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य KOH तथा नम HGO वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित होते हैं, वैद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इस वैद्युत अपघट्य को जेडेन पात्र से, इस वैद्युत अपघट्य तथा जेडेन पात्र के मध्य में छिद्रदार कागज लगाया जाता है। इस वैद्युत अपघट्य तथा जेडेन पात्र के मध्य में छिद्रदार कागज लगाया जाता है बउआ, जो वैद्युत अपघट्य को जेडेन पात्र से अलग रखता है। ठीक है, तो देखिएगा, यहां
वैद्युत अपघट्य को, यहां वैद्युत अपघट्य को Zn पात्र से, यहां वैद्युत अपघट्य को Zn पात्र से अलग रखने के लिए दोनों के मध्य छिद्रदार कागज उपस्थित होता है। छिद्रदार कागज उपस्थित होता है। तो यह हो गई संरचना, ठीक है। और इसमें भी सेल अभिक्रिया होती है। तो अब हम लोग जो है देखेंगे सेल अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए मर्क्यूरी सेल क्या होता है। तो मर्क्यूरी सेल वैसा प्राथमिक सेल होता है, आजकल जो है यह बहुत ही प्रचलित सेल हो गया है, जिसे बटन सेल भी कहते हैं। इसे हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं। यह जो है श्रवण यंत्रों, घड़ी और कैमरा में उपयोग किया जाता है बहुत यात मात्रा में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें भी जैसे शुष्क सेल में हम लोगों ने पढ़ा कि शुष्क सेल में जिंक का बेलनाकार पात्र होता है, तो इसमें भी जो है जिंक का पात्र होता है, उसके मध्य में कार्बन की एक छड़ होती है। Zn एनोड का काम करता है, कार्बन कैथोड का काम करता है। और वैद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड वैद्युत अपघट्य के रूप में रहता है। और इस वैद्युत अपघट्य को Zn पात्र से अलग करने के लिए छिद्रदार कागज का दोनों के मध्य, Zn पात्र तथा वैद्युत अपघट्य के बीच में छिद्रदार कागज लगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे मर्क्यूरिक सेल की सेल अभिक्रिया के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं मर्क्यूरी सेल की सेल अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले एनोड पर कैसी अभिक्रिया होती है, देखिए बहुआ, सेल अभिक्रिया को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सेल अभिक्रिया जो है आपको याद रखना पड़ेगा और याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यह जो है तो फिजिकल में लेकिन आ जाता है इनऑर्गेनिक में। ये अंदर की सेल के अंदर की अभिक्रियाएं होती है। ऐसे जो है इसको प्रूफ किया जाता है, लेकिन एक अभिक्रिया को प्रूफ करने में आपको जो है कम से कम आधा पेज में आना पड़ेगा और उतना को याद रखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप सेल अभिक्रिया याद कर लो। आइए, तो एनोड पर क्या होता है बउआ, तो Zn हाइड्रोक्साइड आयन, यह हाइड्रोक्साइड आयन कहां से आता है, तो जल से H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो Zn इस हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके ZnO बनाता है और H2O जो है फॉर्म होता है। H2O किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त होता है। देखिए यहाँ पर OH माइनस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी कितना लगाना पड़ेगा, 2 OH माइनस रखना पड़ेगा, तब जाकर के एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर -2 हो जाएगा। एक OH पर -1 तो 2 OH पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आ जाइए बउआ क्या चीज, अब हम लोग देख लेते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कैथोड पर होता है HgO प्लस H2O। जितना इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ग्रहण होगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर देना है और यहाँ पर बच जाएगा Hg प्लस 2OH माइनस। तो कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 2H माइनस 2H माइनस कैंसिल आउट। अब जोड़ दीजिए H2O H2O कैंसिल आउट। इधर क्या बचा,
इधर बचा Zn प्लस HgO और इधर क्या बचा, तो ZnO और प्लस Hg। वाह, जब मस्त रिएक्शन आया। यह जो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन आ गया, यह आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए, तो एक बात जो है स्टार्टिंग में कहा गई है कि यह जो है लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, लेकिन वीडियो जो है वो लंबा हो चुका है, तो इसका जो है 2 पार्ट बन जाएगा। तो यह लास्ट नहीं हुआ, यह सेकेंड लास्ट हुआ। लास्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट अपलोड होगा। लेक्चर नंबर 22 आप लोग का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ज्यादा लॉन्ग हम लोग न बना करके इसको 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बउआ। नेक्स्ट लेक्चर 22 में हम लोग मिलेंगे द्वितीयक सेल के बारे में और ईंधन सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, यानी जो चार्जिंग वाला बैटरी होता है उसी को हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, जिसे एक बार चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, पुनः डिस्चार्ज होता है, पुनः चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं, रीयूज्ड, रिचार्ज। ठीक है, रिचार्ज रीयूज्ड बैटरी, जिसे हम लोग द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी कहते हैं। और उसके बाद ईंधन सेल हम लोग पढ़ेंगे। ईंधन सेल का भी अपना काफी महत्व है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।